नमस्कार, मैं गौरव लाल हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने जीटेट यूट्यूब चैनल में। आज मैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन 2 स्टार्ट करता हूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि मुझे वीडियोज़ डालने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्रिस्टियाना ने एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास ली और वापस आने के बाद उन्होंने अपने छात्रों के साथ यात्रा पर चर्चा की। इसे इस तरह समझा जा सकता है, यानी कि कोई शिक्षक है, उनका नाम क्रिस्टियाना है, वो अपने छात्रों को कहीं फील्ड ट्रिप पे लेके गई। उसके बाद आने के बाद उससे कुछ क्वेश्चंस अराइज की, यानी कि उस फील्ड ट्रिप के बारे में। तो कहा जा रहा है इसे इस तरह समझा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन सीखने के लिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा है मूल्यांकन के लिए सीखना, लर्निंग फॉर असेसमेंट। लर्निंग फॉर असेसमेंट तो कुछ होता नहीं है। दूसरा है आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। चौथा है मूल्यांकन का अध्ययन, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। ये भी कुछ नहीं होता है। तो होता क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो देखते हैं इसमें बी और डी तो नेगलेक्ट हो जाएगा। बाकी सी नंबर बोलता है आकलन। आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आकलन का मतलब होता है ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, मतलब बच्चे कैसे सीख रहे हैं ये जान सकें, कहाँ गलती कर रहे हैं ये जान सकें, सीखने में समस्या कहाँ है। बच्चे को अगर ये प्रक्रिया ट्रिप के दौरान, मतलब कि बच्चे अगर ये प्रक्रिया ट्रिप के दौरान होता तो आकलन कहलाता। मतलब आकलन का जो मतलब है, अगर कोई शिक्षक बच्चे से कुछ पूछते हैं ट्रिप के दौरान तो वो आकलन कहलाता। लेकिन ट्रिप के बाद अगर पूछते हैं, ट्रिप के बाद अगर ट्रिप के बारे में चर्चा करते हैं तो बच्चे ने क्या सीखा, सीखने का आकलन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, तो इसे सीखने का आकलन कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कथन है पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। सच है? ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। पुरुष बुद्धिमान होते हैं महिलाओं से, सच हो सकता है, ये भी निगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। जी हाँ, ये जो आंसर है लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कथन पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसका तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये पूर्वाग्रह को दर्शाता है। महिलाएं भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना पुरुष कर सकते हैं। महिलाओं को समाज में उतना खुल के जीने का मौका नहीं मिल पाता है हमारे समाज में, लेकिन आजकल महिलाएं भी उतना सक्षम हो चुकी हैं जितना पुरुष होते हैं। तो ये जो है लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैंने अभी बताया था आकलन का मतलब होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे कैसे सीख रहे हैं ये जान सकें, कहाँ गलती कर रहे हैं ये जान सकें, सीखने में बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है ये जान सके, तथा उसे उसी समय शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधारा जा सके। तो पहला नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करने के लिए। दूसरा है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए। तीसरा है यह तय करने के लिए कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए। चौथा है सीखने में अंतराल का निदान तथा उपाय करना। जी हाँ,
ये हो जाएगा सही, ये सही आंसर हो जाएगा। आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में अंतराल का निदान, कहाँ गैप्स है, कहाँ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है बच्चे को, उसका उपाय करना है। रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये सब जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, कंटिन्यूटी तो है मानव विकास का सिद्धांत, क्योंकि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक जाता है, बॉम्ब टू टॉम जाता है। दूसरा है अनुक्रमिकता, यानी कि सीक्वेंस में होता है विकास, जो है सीक्वेंस में होता है। और तीसरा है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट भी विकास होता है। पहले सामान्य से विशिष्ट भी होता है विकास। चौथा नंबर है प्रतिवर्ती, विकास में बैक गियर नहीं होता है। प्रतिवर्ती इसका मतलब विकास में बैक गियर नहीं होता है, विकास हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, ना कि उसमें बैक गियर लगता है। तो विकास का जो सिद्धांत है उसमें निरंतरता भी शामिल है, अनुक्रमिकता भी शामिल है तथा सामान्य से विशिष्ट भी शामिल है। प्रतिवर्ती जो है निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए ये सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सही बात है, विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। दूसरा है विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक समग्र इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखिए बोला गया है सांस्कृतिक समग्र इसे प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं है। संस्कृति विकास को प्रभावित करता है। विकास आजीवन होता है, जी विकास आजीवन होता है। विकास परिवर्तनीय है, विकास परिवर्तनीय भी है, विकास आजीवन भी होता है। और विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं विकास को। लेकिन ऐसा तो बात नहीं है कि संस्कृति समग्र इसे प्रभावित नहीं कर सकती, संस्कृति भी विकास को प्रभावित करता है। इसलिए बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक विकास और विकास गति तीव्र होता है? मतलब कौन सा ऐसा पीरियड है बालक का जिसमें शारीरिक विकास ज़्यादा होता है? तो पहला ऑप्शन है मध्य बचपन और किशोरावस्था, मध्य बचपन और किशोरावस्था। दूसरा है किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तीसरा है शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन। तो इसमें होगा शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था का जो एज होता है, शैशवावस्था का जो एज होता है 0 से 2 वर्ष तक के बीच होता है, 0 से 2 वर्ष तक के बीच होता है। और पूर्व बाल्यावस्था का जो एज होता है 2 से 6 वर्ष तक का होता है। तो 0 से 6 वर्ष तक का जो बालक होता है उसका शारीरिक विकास बहुत ही ज़्यादा होता है और अवस्था के मुकाबले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सी माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माध्यमिक बोला गया है, यहाँ पे माध्यमिक बोला गया है यानी कि सेकेंडरी। तो प्राइमरी आता है परिवार, यानी कि
प्राथमिक समाजीकरण का जो एजेंसी होता है वो परिवार होता है, मतलब कि परिवार में ही बालक का प्रथम समाजीकरण होता है। तो सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, बाकी बचा ए और बी नंबर। तो स्कूल जो है, स्कूल माध्यमिक समाजीकरण का जो एजेंसी है, बालक का जो सोशलाइजेशन होता है परिवार के बाद दूसरा स्कूल में होता है। स्कूल में बालक एक दूसरे बालक के साथ इंटरेक्ट करके कुछ सीखते हैं, उनका समाजीकरण होता है, कुछ सोशल के समाज का कुछ तौर तरीके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज़ दी राइट आंसर, ए इज़ दी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण है। जो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, भिन्न होने का कारण क्या है, पर्यावरण प्रभावित करता है। जी हाँ, पर्यावरण तो प्रभावित करता है। आगे बोला गया है पर्यावरण तो प्रभावित करता है। आगे बोला गया आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया। आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है विकास को और पर्यावरण भी प्रभावित करता है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति आपस में भिन्न होते हैं। और तीसरा नंबर बोला गया है माता पिता से व्यक्तियों में प्राप्त आनुवांशिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड के बारे में कहा गया है। तो पर्यावरण ए में बोला गया है पर्यावरण और सी में बोला गया है माता पिता से व्यक्तियों में प्राप्त आनुवांशिक कोड, और तीसरा बोला गया है जन्मजात विशेषताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कारण होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बोला गया है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया, तो बी सही हो जाएगा। ना तो पर्यावरण से होता है, मतलब कि पर्यावरण भी जरूरी है और माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक कोड भी जरूरी है। तो ये जो है बी नंबर में दोनों दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। 9 में बोला गया है भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के क्या हैं, डैश हैं, साथ बना हुआ है। और दूसरा है संबंधित नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से संबंधित हैं। तीसरा है पूरी तरह अलग है, तथा चौथा है स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भावनाएं और अनुभूति जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। ये दोनों जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। लेकिन स्वतंत्र कब होता, स्वतंत्र ऑप्शन दिया हुआ रहता जेजोंग के अनुसार। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किनके अनुसार। तो ऑप्शन में अगर जेजोंग होता तो यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे जेजोंग के अनुसार नहीं बोला गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथ बना हुआ है। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को निम्नलिखित रूप में देखा जाना चाहिए। पहला है शिक्षण सीखने के प्रक्रिया में बाधा। तो बहुभाषी जो कक्षा होता है उसमें बहुत प्रकार के बालक होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बालक भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा को इस्तेमाल करते हैं। तो इसे एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ये एक रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए, एक अच्छा बेनिफिट है इससे। तो बोला गया है बी नंबर ऑप्शन में स्कूल जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन। जी हाँ, ये तो सही बात है। तीसरा है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता को एक चुनौती। और चौथा है एक कारक जो स्कूली जीवन को शिक्षार्थियों के लिए एक जटिल अनुभव बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो बहुभाषी कक्षा है वो एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं शिक्षण प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरे इस
सेशन को पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।